नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हाथरस कांड की बड़ी खबर के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट की आज शुरुआत कर रहे हैं। आइए आपको बताएं सीबीआई की जांच में आज कहां से कहां तक मामला पहुंच गया है। तो सबसे पहले आपको यही बताएं कि सीबीआई की पीड़िता के पिता से पूछताछ हुई है। हाथरस कांड में सीबीआई पड़ताल का आज दूसरा दिन, जिसमें 2 भाइयों से पहले पूछताछ हुई सीबीआई की और उसके बाद अब पूछताछ हुई है पीड़िता के पिता से भी। ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता की मां और भाभी से भी पूछताछ हो सकती है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पीड़िता की मां और भाभी से भी पूछताछ हो सकती है, कहां तक पहुंचा है? क्या उस पीड़िता के हत्यारे तक सीबीआई पहुंचने वाली है? अरविंद ओझा। जी देखिए, जांच काफी तेजी से है। देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन हुए हैं जब सीबीआई की टीम है हाथरस में पहुंची है, लेकिन आज 6.5 घंटे तक पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ हुई है। कल भी पूछताछ हुई थी। तो फिलहाल जो सीबीआई है उसकी जो पूछताछ का दायरा है वो पीड़िता के परिवार का है। दरअसल सीबीआई की टीम जो पूरा सीक्वेंस ऑफ क्राइम है उसको ठीक से समझ लेना चाहती है, उसके बाद फिर आरोपियों की तरफ बढ़ेगी सीबीआई की टीम। अगर कल की बात करें, कल सीबीआई की टीम ने जो पीड़िता के बड़े भाई है उससे पूछताछ की थी, घंटों पूछताछ की थी, लेकिन आज 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। ये कुछ समझ के परे है, क्योंकि 6.5 घंटे तक पिता को और दोनों भाइयों को सीबीआई की टीम कैंप ऑफिस में लेकर गई है और उनसे पूछताछ की है। सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल फिलहाल सीबीआई की टीम 14 तारीख को आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। कुछ लोकल पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। कल बहुत मुमकिन है कि सीबीआई की टीम जो पीड़िता की मां है और भाभी है उनसे पूछताछ करे। जब इन सबसे पूछताछ हो जाएगी, एक तरीके से कहे तो जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आरोपियों की तरफ कदम बढ़ाएगी सीबीआई की टीम। ठीक है अरविंद, हम लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। फुल स्पीड में इस वक्त सीबीआई की जांच वहां चल रही है। 2 भाइयों से पूछताछ हुई है, पिता से बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। अब माना जा रहा है कि भाभी और मां से भी पूछताछ हो सकती है और आरोपियों की भी अगली बारी आ सकती है। सीबीआई के पास डिब्बा बंद सबूतों में क्या क्या है? सीबीआई ने हाथरस कांड में कौन कौन से सबूत जुटा? पीड़िता के परिवार से सीबीआई ने क्या क्या सवाल किए? हाथरस कांड में सीबीआई के टारगेट पर अगला कौन? आरोपियों के लिए सीबीआई के सवालों की लिस्ट तैयार। हाथरस कांड में सीबीआई को पड़ताल करते हुए 2 दिन हो चुके हैं। सीबीआई के सामने केस को सुलझाने की चुनौती है, लिहाजा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केस के हर एंगल को खंगाल रही है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? यहाँ सीबीआई के लिए 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला तो क्राइम सीन की हकीकत जानना और 14 सितंबर को बाजरे के खेत में पीड़िता के साथ आखिर हुआ क्या था और उस दिन वहाँ कौन कौन मौजूद था। पीड़िता की गर्दन की हड्डी कैसे टूटी, किसने तोड़ी और पीड़िता की जुबान कैसे कटी। इसके लिए सीबीआई पहले पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से सुन रही है, समझ रही है और इसीलिए कल सीबीआई सबसे पहले पीड़िता के परिवार को क्राइम सीन पर लेकर गई और कल ही पीड़िता के बड़े भाई से 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। आज भी पीड़िता के 2 भाई और पिता को सीबीआई हाथरस में अपने कैंप ऑफिस में लेकर गई। आज सीबीआई उन तमाम पहलुओं की छानबीन करना चाहती है जिसमें ये जानना चाहती है कि 14 तारीख को आखिर जो घटना हुई थी उस दिन उस जगह पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। और यही वजह है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनको लेकर के सीबीआई की टीम यहां से जा रही है। इनसे पूछताछ आज की जाएगी, विस्तृत जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इससे पहले सीबीआई की टीम ने जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनसे कई घंटे तक कल भी शाम को पूछताछ किया था, करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके साथ ही उस जगह पर सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर भी जो पीड़िता के बड़े भाई हैं उनको लेकर के गई थी, जहां पर शव जलाया गया था। उस जगह पर भी पीड़िता के बड़े भाई को लेकर के सीबीआई की टीम गई थी और घर पर भी सीबीआई की टीम आई थी, जहां से उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ किया था। सूत्रों की माने तो कल क्राइम सीन यानी बाजरे के खेत में सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने नाट्य रूपांतरण करने की कोशिश भी की, जबकि सीबीआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है बुलगढ़ी गांव की वो जगह जहां पीड़िता के शव को जलाया गया। इसीलिए सीबीआई ने यहां से भी कई सबूत इकट्ठा किए हैं।
अभी सीबीआई पीड़िता के परिवार से सवाल कर रही है। इसके बाद आरोपियों का नंबर लगेगा। इसके बाद जब पीड़िता के परिवार वालों से पूरी तरह से पूछताछ हो जाएगी, जो मौकाए वारदात है, वारदात के दिन क्या कुछ हुआ था, ये सब कुछ जब जान समझ लेगी, उसके बाद सीबीआई का जो अगला कदम होगा वो होगा आरोपियों से पूछताछ। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो पीड़िता के दोनों भाई और पिता को सीबीआई की टीम यहीं पर लेकर पहुंची हुई है। हाथरस कांड की जांच में सीबीआई की बेहद तेज तर्रार टीम लगाई गई है, जिसमें पूरे 15 अफसर शामिल हैं और पहले ही दिन से सीबीआई सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई है। पहले दिन जो सीबीआई ने सबूत जुटाए हैं वो आपको दिखाते हैं। सीबीआई और उसकी फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से मिट्टी इकट्ठा की है, तो जहां पीड़िता का शव जलाया गया वहां से अस्थियां इकट्ठा की हैं और इसी जगह से एक केन और लकड़ियां जुटाई हैं, जबकि क्राइम सीन से सीबीआई के अफसर चप्पल भी बतौर सबूत लेकर गए हैं। मिट्टी और थोड़े जो हड्डी वगैरह थी, फूल वगैरह, ये चीज़ और लकड़ी और काफ़ी सारे जो यहाँ से जो कैन जो उस दिन जो जलाई गई थी, उसको जो कैन में जो क्या था और ये चप्पल वगैरह थी। एक तरफ सीबीआई केस को सुलझाने के लिए शिद्दत के साथ जुटी है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कराई है। आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पूरी जानकारी दी है, जिसमें ये कहा है कि परिवार वालों को सुरक्षा यहां किस तरीके से दी गई है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम यहां पर मौजूद है और आपको दिखा रही है कि सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त परिवार वालों को दिए गए हैं। पीड़ित परिवार के लिए सबसे पहले आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ यहां जो घर के अंदर एंट्री होती है, इसके अलावा गांव के अंदर जहां पर एंट्री होती है उस जगह पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही घर के अंदर हम प्रवेश करेंगे वैसे ही इस तरीके से फ्रिस्किंग की जाती है, यानी कि जो पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं वो पूरा चेक करेंगे कि कोई आपके पास मेटालिक सामान तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेटल डिटेक्टर भी यहां पर लगा हुआ है। मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करते ही घर की तरफ आपको जाने के लिए यहां से जो सुरक्षा व्यवस्था के जवान तैनात हैं उनको जाने दिया जाता है। उसके बाद यहां पर हर एक शख्स की एंट्री होती है। ये रजिस्टर यहां पर है, इस रजिस्टर में जो भी व्यक्ति घर के अंदर जाता है उसकी एंट्री की जाती है। हम आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम हाथरस के उस अस्पताल में भी पहुंची जहां पीड़िता को सबसे पहले ले जाया गया था। इसके अलावा अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस कांड के आरोपियों से भी पूछताछ के लिए सीबीआई टीम की तैयारी है। सूत्रों के माने तो सीबीआई आरोपियों से भी जल्द पूछताछ के लिए अलीगढ़ जा सकती है। राजेश सिंघल और अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार जितेंद्र आप इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, परिवार वालों से आपकी बात हुई है, जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी बात हुई है। क्या पीड़िता का परिवार अभी तक संतुष्ट है इस पूरी जांच से? देखिए अंजना, आज जो पीड़िता के परिवार वालों से हमारी बातचीत सुबह हुई थी, उनकी बातचीत से तो ये लगने लगा है कि सीबीआई जो जांच कर रही है उससे उनके अंदर एक तरीके की संतुष्टि दिखाई पड़ रही है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के लगातार छानबीन कर रही है और तमाम सबूत भी इकट्ठे कर रही है। पीड़िता के जो बड़े भाई हैं उनको लेकर के अलग अलग जगहों पर गई थी, जहां पर चाहे वो सीन ऑफ क्राइम वाला इलाका हो या फिर वो जगह जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। इन तमाम चीजों पर जब परिवार वालों से हमने बातचीत किया और ये पूछा कि पुलिस ने बड़ी लापरवाही की थी, इसको लेकर के कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे, तो परिवार वालों का ये कहना है कि सीबीआई ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस ने लापरवाही की उस पर बातचीत तो नहीं की, लेकिन वो तमाम सबूत जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहां पर पीड़िता के भाई को लेकर के गई और उस केन को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया, जिस केन के जरिए ये बताया जा रहा था कि वहां पर किसी भी तरीके का तेल का इस्तेमाल किया गया पीड़िता के शव को जलाने के लिए। तो सीबीआई चारों तरफ जितने सबूत हैं उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि कोर्ट मॉनिटरिंग इस पूरे मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए और यही बात जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने बात कह दी है कि कोर्ट अगर चाहे तो जिस तरीके से उनको जांच कराना परिवार वालों को वैसे जांच कराई जा सकती है। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैंप ऑफिस सीबीआई का, जहां पर भाइयों से, पिता से पूछताछ हुई है। लेकिन
क्या कह रहा है पीड़िता का परिवार, क्या जिस तरह से सीबीआई की जांच हो रही है उससे वो संतुष्ट है? सुनिए उनसे बातचीत। पीड़िता के बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल सीबीआई ने इनसे कई जगहों पर इनको ले गई थी, सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था, वहां पर भी लेके गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको काफी देर तक सीबीआई की टीम ने वहां पर रखा। क्या आपसे जानकारी हासिल की? जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पर हुआ है, ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है, पूरी जानकारी लेके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपसे क्या क्या पूछा? सीबीआई वाले किस तरीके से वहाँ पर छानबीन कर रहे हैं? वो अपनी अपनी तरह से छानबीन कर रहे थे। हमसे पूछा गया था आप कहाँ पर थे, मैंने बताया मैं तो घर पे था उस टाइम जब जो हुआ है। आपकी मम्मी कितनी दूर काट रही थी, तो वो जगह भी दिखाई थी, हाँ मम्मी काट रही थी। बहन को कहाँ से घास इकट्ठा कर रही थी, किस तरह से खिचड़ के लेके गए थे, इसके बारे में मतलब पूरी ये जानकारी दी थी हमने। जो भी देते आ रहे हैं वही जानकारी हमने दी। काफी देर तक 2-2.25 घंटे वहाँ पर। हाँ। फिर मदर को भी बुलाया था, उनसे क्या हाँ। जानकारी? उनसे भी वो अलग थी, मेरे को तो अलग कर दिया था। उनसे भी अपने जो भी बारे में उनके अलग तरीके से पूछा गया था। सीन ऑफ क्राइम जहाँ हुआ उसके बाद फिर आपको जहाँ पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहाँ पर भी ले गए थे। वहाँ पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी दादी छोटी वाली खत्म हो गई, तो उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने बोला ये किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी है, छोटी वाली उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी? नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा घर पर आई थी तो घर में भी किससे किससे पूछताछ किया, कौन सा सामान लेकर के गई? घर पे खाली हम लोग थे, पापा मम्मी और हम लोग ही थे। और जो चीज वो जो बोतल थी कैन उसको लेके गए, चप्पल को लेके गए। और इसके अलावा जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी आपको कई घंटे तक रखा उन्होंने? मैं तो खाली बैठा रहा था वहाँ पर, पूछताछ तो नहीं करी गई। जो चीज वहाँ से लेके गए उसको पैक करके मोहर लगा के उसके ब्यूरो के लिए लेके जाएंगे वो लोग। सिग्नेचर करवाया? सिग्नेचर करवाए थे। डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पर जो पैकेट थी उन पे कराए थे। जो सैंपल यहाँ से? हाँ, उन पे कराए थे। इसके अलावा आपको फिर से या घर के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया सीबीआई? अब हाँ बुलाएंगे, देखो हम जाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि अब हम आपको बुला सकते हैं, आपको आना में ठीक है। बिल्कुल। तो ये पीड़िता के बड़े भाई हैं और इनका ये कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार वो सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आगे अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग वहां मौजूद रहेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात कर रहे हैं? देखिए अभी तो कल आई है सीबीआई, जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी, जो भी घटना है तो ये फाइनली बता पाएंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा, ये आपको आस लग रही है। 1 महीना लगभग हो गया है पीड़िता के साथ जिस तरीके से आरोपियों ने अंजाम दिया था। अब 1 महीने बाद आपको क्या दिख रहा है? सुरक्षा की भावना आप लोगों के अंदर है? हाँ, सुरक्षा की भावना तो है। सीबीआई की टीम घर पर भी आई थी, आप लोगों से, सबसे परिवार के सदस्यों से पूछताछ किया, कौन सा सामान लेकर के गई और क्या क्या पूछा था? उन्होंने यही पूछा था कि मतलब पिताजी से मेरे से पूछा गया कि आप लोग घटना हुई थी जब कहाँ पर थे। हम लोगों ने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी में पहुंच चुका था, और पापा वहाँ पर जो स्कूल में काम कर रहे थे वहाँ पर, वो भी वहाँ पर थे। और कल जो लेकर गए हैं, चप्पल लेकर के गए हैं जो बहन थी उसकी, और कैन लेकर के गए हैं जो जिसमें बताया जा रहा था कि गंगा जल था उसमें, उसको लेकर के गए हैं। और अंतिम संस्कार किया था वहाँ से, तो रेख वगैरह लेकर गए हैं शायद, और अस्थियाँ जो भी लेकर के गए हैं। आप लोगों ने भी अस्थियां वहां से कलेक्ट किया था, उसको आप लोगों ने कहां पर रखा हुआ है? क्या उसको भी लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ से गई? नहीं, वो उसको नहीं लेकर के गए, वो तो हमने रख रखे हैं। तो अब आप लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? ये देखो अभी नहीं बता सकते, करेंगे अभी, थोड़ा सा न्याय जब मिल जाएगा हमें जब भी करेंगे। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं। जी। तो आपने परिवार का पक्ष सुना। सीबीआई
तेज रफ्तार से अब पीड़िता के साथ जो भी दरिंदगी हुई, हत्या हुई, उस सब की जांच करेंगे। लेकिन एक दूसरी जांच भी चल रही है और वो ईडी की, कि आखिर क्या इस हाथरस के न्याय के बहाने हाथरस में दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी। पीएफआई के जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे ईडी अब पूछताछ करेगी। हाथरस को जलाने की जो साजिश हो रही है, और कितना बड़ा कांड हुआ हो, ये केवल राजनीतिक पार्टी कर रही है। कई हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश थी। क्या वाकई विदेशी फंडिंग से खून खराबे का प्लान था? कह रहा फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे, उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। हाथरस में जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है, देश को झकझोरने वाला है। 19 साल की पीड़िता के साथ गैंगरेप और हैवानियत की हद पार कर देने का आरोप है। लेकिन हाथरस कांड की आड़ में समूचे उत्तर प्रदेश को भी दंगों की आग में जलाने की साजिश का आरोप है। और दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में यूपी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सिद्दीकी, मसूद अजहर, अतीकुर रहमान और आलम नाम के ये चेहरे हैं। और इस वक्त पीएफआई के ये 4 सदस्य मथुरा के स्कूल में बनी जेल में बंद हैं। और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम इनसे पूछताछ के लिए मथुरा की अस्थायी हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों से मथुरा जेल में ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने अदालत में खुलासा किया है कि गिरफ्तार आरोपी मसूद को पीएफआई के अकाउंट से विशेष उद्देश्य के लिए पैसे मिले थे। ईडी मसूद से पूछताछ करेगी कि क्या विशेष उद्देश्य हाथरस में हिंसा फैलाना तो नहीं था। दूसरा बड़ा खुलासा ईडी ने यह किया है कि मसूद दिल्ली में बैठे पीएफआई के सदस्य मोहम्मद इलियास से लगातार कांटेक्ट में था। मोहम्मद इलियास दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हो चुका है, फिलहाल जमानत पर है। मसूद से ईडी पूछताछ करेगी कि कहीं मोहम्मद इलियास के कहने पर ही अपने साथियों के साथ वो हाथरस तो नहीं जा रहा था। ईडी हाथरस में हुई साजिश के मामले में फंडिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 4 आरोपियों से पूछताछ के लिए जिस ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी है, उसमें कहा गया है कि 4 पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है और उसके पीएफआई के बैंक खाते से किसी खास मकसद से रकम हासिल की गई। वही मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। 4 से पूछताछ के लिए सवालों की जो लिस्ट तैयार की है, उसमें हाथरस से लेकर दिल्ली दंगों तक 4 से सख्त सवाल किए जाएंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इनसे पूछा जाएगा पीएफआई को किस मकसद से पैसे मिले, इलियास से क्या बात होती थी, इलियास के दंगा कनेक्शन के बारे में क्या पता है, दिल्ली दंगे में कोई भूमिका थी, हाथरस किस लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि जिस दिन पीड़िता की मौत हुई, उसी दिन हाथरस विक्टिम के नाम पर साइट बनाई गई और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि समय रहते जानकारी मिली और जब एक्शन लिया गया तो वेबसाइट बंद कर दी गई। अरविंद ओझा, हाथरस, आज तक। लव जिहाद की आग ने जला गुहार बेकार गई, सारी फरियाद अनसुनी रह गई। हर दर से ठुकराई गई तो जिंदगी खत्म करने का ये रास्ता अख्तियार कर लड़की ने जिंदगी से हारकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी भागे और सबसे पहले आग बुझाई, लड़की पर कंबल डाला और लखनऊ के अस्पताल लेकर सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स ने इन पर कंबल डालकर बचाने की कोशिश की है और इनको यहाँ लाया गया है। जो प्रथम सूचना प्राप्त हो रही है, इनकी पहले शादी हुई थी और इसका संभवतः संबंध विच्छेद हो गया था अपने पति से, और ये किसी आशिक रजा नाम के व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। इस लड़की का नाम है अंजलि तिवारी। इस लड़की की माने तो ये लव जिहाद का शिकार हुई थी और इसको इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार माना जा रहा है ये शख्स, जिसका नाम है आसिफ रजा। अंजलि की प्यार और धोखे की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप भी अंजलि तिवारी यूपी के महाराजगंज की रहने वाली है। उसकी शादी 8 साल पहले महाराजगंज के ही अखिलेश तिवारी से हुई थी।
2 साल पहले तलाकशुदा अंजलि का अफेयर आसिफ नाम के एक नौजवान से हो गया, जिसके साथ वो बिना शादी किए रहने लगी। अंजलि का आरोप है कि आसिफ ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया और उसका नाम अंजलि से बदलकर आयशा कर दिया। इसके बाद आसिफ सऊदी अरब चला गया। अंजलि के मुताबिक आसिफ के घर वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसे घर से निकाल। धर्म परिवर्तन का भी हमें कोई अभिलेख नहीं मिला है। इतनी जरूर बात आई है कि इसके संबंध से और संबंध के चलते ये रह रही थी, अभी निकाह किया है इसने नहीं किया है, इस प्रकार का कोई अभिलेख हमें नहीं मिला। पहले पति से इसका तलाक नहीं हुआ है, ये पति को छोड़ चुकी है, पति से कुछ इसकी मुकदमेबाजी चल रही है। अपने हक की आवाज उठाने अंजलि तिवारी उर्फ आयशा लखनऊ पहुंच गई। जब उसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई तो उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। आज इस मामले में एक नया मोड़ आया जब पुलिस ने आलोक प्रसाद नाम के एक कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया। आरोप यह है कि इस लड़की ने जो आत्मदाह का कदम उठाया है उसे कहीं ना कहीं उकसाया गया है, उसे आत्मदाह के लिए प्रेरित किया गया है। इस बीच इस लड़की को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने आलोक नाम के एक कांग्रेसी नेता को अपने हिरासत में लिया है। आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराजगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। झूठे मुकदमे में अनावश्यक किसी कारण से अगर कोई सर्च वारंट रहा हो या कोई मुकदमा रहा हो तो हमारे चेयरमैन को उठाया जाता है। तो फिर क्योंकि आप जानते हैं आलोक प्रसाद जी इसी जनपद के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा के नेता हैं, इस जनपद के नेता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत अविलंब भी उनको वहाँ से छोड़ा जाए। हाथों में तख्ती लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जिसके चलते जिला मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और फिर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इलाके के बीजेपी विधायक का घर आरोपियों के घर के पास है, यही वजह है कि विधायक आरोप बचा रहे हैं। पुलिस 4 बजे स्थानीय विधायक के दबाव में चाहे किसी के दबाव में पुलिस उस महिला को ही उठा के ले गई। उस परिवार को नहीं दबाव दी कि आपके लड़के से निकाह हुआ है तो आप भी इसे समझौता करो। उसकी रातों रात मतलब रात भर बैठाई गई वो महिला और डिप्रेशन की शिकार हो गई। हमको तो पता भी नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी से कोई मतलब नहीं है, ना प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी से मतलब है और कभी मोबाइल के खंगाला जा सकता। अंजलि तिवारी का लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। 24 घंटे से ज्यादा उसने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन आज शाम अंजलि ने दम तोड़ दिया। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लव जिहाद वाली कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब बात असम की करते हैं, जहां पर एक सरकारी फैसले से सियासी घमासान मच गया है। दरअसल असम सरकार ने यह फैसला लिया है कि नवंबर के महीने से सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। सरकार की दलील है कि सरकारी खर्चे पर आखिर कुरान की पढ़ाई क्यों करवाएं। और इस बीच आपको बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बड़ा बयान है लव जिहाद को लेकर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है लव जिहाद को लेकर। उन्होंने टिप्पणी की है, कुछ मुस्लिम लड़के बनाते हैं फेक प्रोफाइल। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लड़के फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद मंदिर में जाते हुए अपने फोटो डालते हैं और शादी के समय पता चलता है कि वो मुस्लिम है। लेकिन अब आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि असम सरकार के एक फैसले की वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। नवंबर के महीने से सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। असम सरकार की नजरों में खटके मदरसे। असम में मदरसों पर लटक जाएंगे ताले। नवंबर से असम में मदरसा बंदी। स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ दीनी तालीम देने वाले मदरसों पर असम सरकार ने त्योरियां चढ़ा ली हैं। राज्य सरकार जिन मदरसों को संचालित कर रही है, उन सभी मदरसों को सरकार नवंबर महीने से बंद करने जा रही है। What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं,
इन मदरसों पर हर साल करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि राज्य में 900 मदरसे प्राइवेट हैं, जिनमें से ज्यादातर जमीयत उलमा की तरफ से संचालित होते हैं। मदरसों में गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल समेत तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कुरान और इस्लामी कानून की शिक्षा भी दी जाती है। असम सरकार का कहना है कि सरकार के पैसे से कुरान की पढ़ाई नहीं हो सकती। Government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. असम सरकार का तर्क है कि अगर कुरान की पढ़ाई सरकारी खर्चे पर होती है तो फिर भगवत गीता और बाइबल भी पढ़ाना चाहिए। सरकार शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए ही मदरसों को बंद करने का फैसला ले रही है। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably 1 or 2 states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do, that all these madrasas will be converted to a normal regular school. असम सरकार ने अपने फैसले को लागू करने के लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकारी खर्चे पर चल रहे सभी मदरसों को सरकार सरकारी स्कूल में तब्दील कर देगी। मदरसे के सभी शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। असम में मदरसों पर तालाबंदी की खबर पर सियासत गर्म हो गई है। देश भर में इस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। स्वाधीन भारत से पहले ही ये मदरसा शुरू है, वहाँ से अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ हम भी वहाँ में पढ़ा था, तो पढ़ के उन लोगों ने अभी जब सरकार ने ये बंद करने के लिए चाहा है तो ये सब जीवन इनका बर्बाद हो जाएंगे। असम सरकार के इस बयान पर AIUDF के मुखिया और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा, अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार इन्हें फिर से खोल देगी। अचानक से इनको बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो सिस्टम चला रहा है आइन का कानून चलना चाहिए। इनके हिटलरी कानून और नागपुर से डिक्टेशन जो इनको आता है वो कानून यहाँ नहीं चलना चाहिए। असम सरकार के निशाने पर सिर्फ मदरसे ही नहीं, राज्य के करीब 100 संस्कृत विद्यालय भी हैं। सरकार का कहना है कि संस्कृत स्कूलों की व्यवस्था भी पारदर्शी नहीं है, लिहाजा सरकार इन्हें भी बंद कर सकती है। मदरसों को बंद करने को लेकर बहस नई नहीं, पहले भी दक्षिणपंथी तरह तरह के आरोप लगाकर मदरसों को बंद करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन असम सरकार ने तो इस पर अमल करने की भी ठान ली है। इस मुद्दे पर अभी भी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनका मौन कहीं इस फैसले के समर्थन का इकरार तो नहीं है। हेमंता कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। असम सरकार का ये फैसला क्या सियासी है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ संघ, बीजेपी, जो अन्य राज्य हैं, उन सब में जबरदस्त प्रशंसा इस बात की हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सांप्रदायिक बता रहा है। दरअसल ये आरोप हमेशा से लगता रहा है कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मदरसे बीजेपी की आंखों पर, उनकी सरकारों की आंखों पर चढ़े रहते हैं। असम में सरकारी मदरसों पर तालेबंदी के फैसले की खबर आई तो बहुत दूर तक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर से असम सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। मदरसों का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदरसों को डिस्टर्ब किए बगैर अगर वहाँ के ऊपर कोई भी तालीम होती है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर अगर से मदरसों को छेड़छाड़ की गई तो बाकायदा उसके खिलाफ तहरीक चलना चाहिए, और चाहे असम हो या भारत का कोई भी राज्य हो, मदरसों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप खाली मदरसे को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है मदरसे में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। जो यूनिवर्सिटी ने बयान दिया, हम समझते हैं कि अफसोसनाक है, और चाहे मदरसे हों या कोई स्कूल कॉलेज हों, उनको हरगिज़ बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड और ज़्यादा बेहतर हो, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। जो मदरसे पहले से एफिलेटेड हैं
और उनको सरकार ग्रांट दे रही है तो आपको भी देना चाहिए। अगर वो मदरसे अपने काम में पूरा नहीं उतर रहे हैं अपनी मेहनत में, तो जाहिर बात है उनको दंड दीजिए, उनको कहिए कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। लेकिन बंद कर देना ये तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। दक्षिणपंथी संगठनों को पता था कि इस फैसले का विरोध होगा, लिहाजा असम सरकार की किलेबंदी शुरू हो गई। आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए असम सरकार की इम्यूनिटी बढ़ा दी। तो मजहब से मित्रता बननी चाहिए, ना कि दुश्मन। इसलिए सब मदरसों का और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि वो जो दकियानूसी चीज़ों में से निकलकर एक नई हवा में इस्लाम के साथ और भारत के संविधान के साथ जी सके और आगे बढ़ सके। बात मदरसों को बंद करने की चली तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी सामने आ गए। उन्होंने भी इस फैसले के लिए असम सरकार की वाहवाही की, साथ ही विपक्ष पर सियासत करने का आरोप भी मढ़ दिया। अग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं, लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे। विपक्ष इसको प्रचारित कर रहा है। गंभीरता क्या है? उन्होंने सारे धार्मिक संस्थानों को उसमें समेटा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। पीएम मोदी की इस बात का मकसद मुस्लिम युवकों को मुख्यधारा से जोड़ना था। अब बीजेपी नेता भी यही दलील देकर असम सरकार का बचाव कर रहे हैं। सबका साथ, विकास और विश्वास के तर्ज पे सरकारें आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले तमाम लोगों का भविष्य जो होगा वो बहुत उज्जवल होगा, वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। लेकिन विपक्ष को बीजेपी की दलील बिल्कुल भी मंजूर नहीं। विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले को बीजेपी और संघ का सांप्रदायिक एजेंडा करार दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि लोगों के बीच में एक नफरत, घृणा पैदा करना, ध्रुवीकरण करना, ये उसी का एक कहा जाए कि उसी दिशा में ये उठाया हुआ कदम है। बहरहाल असम सरकार के मदरसा बंदी के फैसले पर सियासत भड़की हुई है। क्या सरकार इस फैसले पर कायम रहेगी या इसे वापस लेगी? सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हाहाकार मचा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में और आप समझ पाएंगे कि हैदराबाद जैसे हाईटेक सिटी में कैसे पानी का सैलाब है। शहर में अलग अलग जगहों पर गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं और ये जो गोदावरी में, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में भी गाड़ियां बहती दिखी हैं। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर है और हैदराबाद में तो एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में जल प्रलय, सड़कों पर बारिश के बाद समंदर तक बारिश के पानी की एंट्री। जब सैलाब की चपेट में पूरा शहर, नाले से लेकर ब्रिज तक पानी ही पानी, ट्रेन की पटरियों तक पानी में डूब, सैलाब में समा गई कारें, बारिश के पानी में बह गई बाइक। बारिश के बाद हैदराबाद को इतना लाचार, इतना बेबस कभी किसी ने नहीं देखा। बारिश आई तो लगा जैसे सारा शहर डूब जाएगा। 24 घंटे की बारिश के बाद शहर पर मानो सैलाबी आफत टूट पड़ी। समझना मुश्किल हो गया कि शहर में समंदर है या समंदर में शहर है। हैदराबाद के लिए बारिश का ये तांडव दहलाने वाला था। घंटों हुई बारिश के बाद गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं और चप्पे चप्पे पर केवल और केवल बाढ़ का पानी नजर आया। जिन नालों पर शहर से पानी निकलने का बोझ था वो तक बारिश के पानी के बोझ में गुम हो गए। नालों और सड़कों का फर्क बारिश के पानी में मिट गया। पूरा ड्रेनेज सिस्टम बारिश के आगे दम तोड़ गया। हैदराबाद में लगातार हुई बारिश ने हाहाकार। शहर पर उमड़े बादल उस वक्त जानलेवा हो गए जब बारिश के चलते एक दीवार गिर गई और इस हादसे में 2 महीने के बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हो गई। बारिश के मुश्किल मोर्चे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार डटे रहे। लगातार मुश्किल होते हालात के बीच ओवैसी ने ट्वीट किया, मैं बंडलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स इलाके में निरीक्षण के लिए गया था, जहां एक बाउंड्री वॉल गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। मैंने शमशाबाद में फंसे लोगों को लिफ्ट दी और अब मैं तलबकट्टा और ये सराब नगर के रास्ते में हूँ। हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ा। राज्य की आपदा राहत फोर्स और फायर सर्विस टीम ने
टोली चौक इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया, लेकिन ये सारे इंतजाम बादलों के कहर के आगे कम पड़ गए। इस तरीके से यहाँ पर लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है। ये जो बोट है, रबर बोट है, यहाँ से लोगों को खासकर पर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ से निकाल कर लाया जा रहा है। काफ़ी जो मुश्किल का दौर है, मुश्किल का सामना यहाँ पर लोग करना पड़ रहा है। कितने और लोग हैं सर अंदर? इट कैन से ऑलमोस्ट 50 लोग तो करीब है। और कितने लोगों को और निकाल कर लाना है? और बहुत है सर, कम से कम 500-600 लोग हैं। तो ये हालात हैं, आप देख सकते हो छोटी बच्ची को, वो बच्ची और सारे महिलाएं, खासकर प्रायोरिटी जो है इन महिलाओं को निकालने की यहाँ से है। इन पूरे एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में पूरे घर डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि बारिश ने तेलंगाना के इस शहर का क्या हाल किया है। ये तस्वीरें नालगोंडा इलाके की हैं, जहां बारिश के पानी में सड़क पूरी तरह डूबी नजर आई। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भी ऐसा ही कुछ नजर आया, जहां बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आईं, जिसकी वजह से आवाजाही मुश्किल हो गई। तेलंगाना का अंबरपेट इलाका भी बाढ़ के पानी में बेहाल नजर आया। यहाँ मौजूद अंडरपास के पूरी तरह पानी में डूब जाने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। गृह राज्य मंत्री कृष्णा रेड्डी के इस क्षेत्र में बारिश का पानी कई जगह अपार्टमेंट के बेसमेंट में भर गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए। बारिश के पानी ने ईस्ट गोदावरी इलाके पर कैसे कहर बरपाया, जरा ये भी देख लीजिए। बारिश के पानी ने यहाँ चारों ओर बर्बादी की कहानी लिख दी। भारी बारिश के बाद यहाँ कई घर धराशायी हो गए। यही नहीं, यहाँ से सुरक्षित इलाकों से निकलने के लिए लोगों को इसी तरह पानी में डूबकर निकलना पड़ा। अब जरा तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए। पानी के बहाव के आगे सड़कों ने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, इलाके के नालों में पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुँच गया। तेलंगाना के मुख्य सचिव के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, एलबी नगर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। हैदराबाद समेत दूसरे शहरों में बारिश के बाद हालात पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।